नमस्कार दोस्तों। तो अब आपने ये खबर कई जगह पर सुनी होगी कि जो नेक्स्ट बिग थिंग इंडिया के लिए है या जो नेक्स्ट बिग टारगेट इंडियन गवर्नमेंट के लिए होने वाला है, जो इस सरकार के लिए अगले 5 साल में करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपने खबर सुनी होगी कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए। परमानेंट सीट इंडिया के लिए होनी चाहिए बिकॉज आज की डेट में जिस लेवल की इकॉनमी हम हैं, जिस लेवल के पावर हम एग्जर्ट करते हैं पूरी दुनिया के इशूज़ के ऊपर में, और जैसे आप देख रहे हो कि नेटो समिट और हर जगह पर इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है, HCO में रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो पहुँचें, और आप देखिए कि यूक्रेन उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि रशिया यूक्रेन के मामले में वो कुछ जो है बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश करे। इस तरीके के जो जितने भी इशूज़ चलते हैं वहाँ पर इंडिया को इन्वाइट किया जाता है। तो क्योंकि हम इतना पावर एग्जर्ट करते हैं, इसलिए आपने ये डिबेट सुनी होगी कि इंडिया को कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या तो आप उसके जो 5 मेंबर्स हैं उसको बढ़ा कर दीजिए, उसको एक्सपेंशन उसका करिए और कुछ कंट्रीज़ को उसमें इन्वॉल्व करिए, या तो आपको सीरियस रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि UN जो है वो आगे रेलिवेंट रहे। बिकॉज अगर आप आज के समय में देखो तो UN ऑलरेडी इररेलेवेंट हो चुका है। बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात माने और सबके जो एनालिसिस है वो यही है कि आज की डेट में UN का से कोई नहीं मानता। अभी आप रिसेंटली देखिए क्या हुआ, इजराइल ने UN की गाड़ियों पर अटैक कर दिया और उसका कोई रिपरकशन होना नहीं है। वो इजराइल को भी पता है, वो US को भी पता है कि UN विल डू नथिंग टू इजराइल, और लेकिन उसने कहा था कि हम सीज़ फायर करेंगे और ये ह्यूमैनिटेरियन सीज़ फायर होगा, लेकिन उसने UN की गाड़ी पर मार दी, गोलियां चला दी, अटैक कर दिया एक NGO को, उसका कोई रिपरकशन नहीं हुआ। तो इसलिए सबका मानना यह है कि UN ऑलरेडी इररेलेवेंट तो हो ही चुका है। जैसे लीग ऑफ नेशंस इररेलेवेंट हो गया था, आज की डेट में UN भी पूरी तरीके से इररेलेवेंट हो गया है। तो अगर आप उसको रेलेवेंट रखना चाहते हो तो इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, इंडिया, ये चीज़ें आपने किससे किससे, आपने इंडिया के डिप्लोमेट से भी सुनी होगी, फॉरेन डिप्लोमेट से भी आपने ये बातें सुनी होंगी। हमारे S जयशंकर साहब कई बार ये बातें बोल चुके हैं। तो अब उसी बात को दोबारा से एक एक्स सिंगापुरियन डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है किशोर मधुबनी, उन्होंने सेम यही चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि देखो, इंडिया जो है वो आज की डेट में कोई ऐसा डाउट नहीं है कि वो 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है इस समय दुनिया की, और 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री अगर देखा जाए तो US और चाइना के बाद इंडिया ही है। उन्होंने बाकायदे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर मैं रशिया को क्यों नहीं रख रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं रशिया को इसलिए यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ बिकॉज जो रशिया के साथ पिछले 2-3 सालों में हुआ है, इट हैज़ बिकम लार्जली डिपेंडेंट अपॉन चाइना एंड इंडिया। उसकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है इन कंट्रीज़ के ऊपर में, और इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए और उसको इकोनॉमिक लॉस को देखते हुए, गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट कौन होगा, जो कौन सक्सीड करेगा उसको देखते हुए, जो एक लेगेसी कौन उसको मेंटेन करेगा उसको देखते हुए, मैं रशिया को अब 3rd नंबर पर नहीं रख रहा हूँ और इंडिया को यहाँ पर आप 3rd नंबर पर रख सकते हो। तो अगर इंडिया जो है वो दुनिया में 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है, तो वाई इंडिया शुड नॉट गेट अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। और इस पर उन्होंने कहा कि या तो आप वही सेम चीज़ जो सारे डिप्लोमेट्स कहते हैं कि या तो आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करिए, मतलब उसके परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपैंड करिए, या तो आप कुछ कंट्रीज़ जो हैं जो अब इररेलेवेंट हो चुकी हैं, और उन इररेलेवेंट कंट्रीज़ में उन्होंने नाम लिया है यूनाइटेड किंगडम का। उन्होंने कहा UK आज की डेट में सबसे ज़्यादा इररेलेवेंट है पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए, उसको हटा करके वहाँ पर इंडिया को स्थापित करना चाहिए। मतलब UK को या तो खुद ही गिव अप कर देना चाहिए अपना परमानेंट मेंबरशिप। और ये बात उन्होंने क्यों कही है, इस बात का उन्होंने प्रूफ दिया कि ये सबसे बड़ा इसका प्रूफ है कि यूनाइटेड किंगडम एक तरीके से आज की डेट में गूंगा बन करके बैठा रहता है सारे इश्यूज़ के अंदर में। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ डिस्कस होते हैं, इतना वायलेंस के ऊपर रिजोल्यूशंस लाया जाता है और उसके ऊपर डिस्कशंस होता है, और वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ने आज तक अपना वीटो पावर मतलब यूज़ किए हुए उसको डिकेड्स हो चुके हैं, उसने अपना वीटो पावर यूज़ नहीं किया है। क्यों वीटो पावर यूज़ नहीं करता है UK? बिकॉज वो मुंह देखते रहता है US का कि कहीं रिपरकशन ना झेलना पड़ जाए इसका, कहीं मेरे ऊपर इसका प्रेशर ना पड़ जाए, कहीं इंटरनेशनली जो और ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं पैरेलली वो मेरे ऊपर प्रेशर ना डालने लग जाएं, कहीं मेरी दोस्ती ख़राब ना हो जाए। इस वजह से UK जो है वो अपना वीटो पावर यूज़ ही नहीं करता है। वहीं अगर आप बात करिए दूसरी कंट्रीज़ का जो परमानेंट मेंबर्स हैं, सबके पास एक अपनी पावर है, और उन्होंने कहा कि UK भी जो सेम है उसी हालत, वही हालत कुछ ना कुछ फ्रांस की भी है। ये दोनों कंट्रीज़ की वही हालत है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए तो चाइना और रशिया उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं।
अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। अनअकैडमी के सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल सकते हैं। अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया है अभी फिलहाल, और वो ऑफर जो है उसमें ऐसा है कि ये ऑफर आज यानी कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। अगर आप जा करके एनरोल करते हो, जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर क्लिक करके, तो आपको अनअकैडमी के सारे प्लस कोर्सेज, जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर में, या अनअकैडमी के जितने भी ऑनलाइन पेड कोर्सेज हैं, वो सब आपको अगले 7 दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। ये एक फ्री ट्रायल कोर्स है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है। इसको आप जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। अनअकैडमी के जिसमें जो पेड कोर्स हैं, जिसमें मृणाल सर, प्रतीक सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी, वो सब आप 7 दिनों के लिए फ्री में देख सकते हो। चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बैच हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बैच हो, चाहे वो ऑप्शनल्स की क्लासेस हो, सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 7 दिन के लिए मिल सकती हैं। बस याद रखिएगा, ये जो ऑफर अनअकैडमी लेकर के आई है, ये सिर्फ 3 सितंबर तक वैलिड है। मतलब आप सिर्फ 3 सितंबर तक जा करके उस पर एनरोल कर सकते हो। तो उसको जल्दी से जल्दी जा करके एनरोल कर लीजिए, वरना ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जो मेरा भी कोर्स है, यानी कि जियो पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जहां पर हम गहन डिस्कशन करते हैं, जो हमारी अनअकैडमी के ऐप पर कोर्स चल रहा है, अभी रनिंग है, उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके देख सकते हो। तो इस कोर्स को आप, इस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर से अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके एनरोल कर लीजिएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि जो सबसे बड़े एग्जाम्पल है इसके, वो रशिया और चाइना है। अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों रशिया और चाइना है। अब ये जो बात कही है इस एक्स सिंगापुर के इन डिप्लोमेट ने, यही सेम बात हमारे जो एम्बेसडर हैं इंडिया की, योजना पटेल, उन्होंने भी कही है कि यूएन को अपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में सीरियस रिफॉर्म करने चाहिए, एंड इट शुड लुक कि कैसे परमानेंट मेंबरशिप की जो सीट्स हैं उसको या तो एक्सपैंड किया जाना चाहिए। तो ये बातें ऑलरेडी बहुत सालों से चल रही हैं, और दोबारा से ये क्यों शुरू हो चुकी हैं? बिकॉज ऑफ द वायलेंस गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अभी आपने अफ्रीका में वायलेंस देखा, रिसेंटली मैंने आपको कवर किया था कि अलकायदा किस तरीके से वहाँ पर 300 लोगों को मार देता है और बाकायदे झंडा उठा के क्लेम करता है। रशिया का वायलेंस चल रहा है, इजराइल का वायलेंस चल रहा है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है यूएन को कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब पूरी तरीके से रिलेवेंट हो गया है। अब आप एक खुद से सवाल पूछिए कि ये परमानेंट मेंबरशिप मिलती कैसे है? क्या इसके कोई मानक तय हैं क्या? मतलब ये पॉइंट्स हैं, ये टिक 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 और ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो एज अ कंट्री तो आपको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिक्स्ड परमानेंट मेंबरशिप जो है वो एक बार दी गई थी जब यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, और ये उन 5 कंट्रीज़ को दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पावर दे वर असर्टिंग एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड। और ये अगर आप ओपेनहाइम इंटरनेशनल लॉ की माने तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको जितनी पावरफुल कंट्रीज उस समय थी दुनिया में, जिन्होंने वो वॉर जीता था वर्ल्ड वॉर 2, उन्होंने आपस में एक तरीके से ये परमानेंट मेंबरशिप बांट ली थी। अब इसमें सिर्फ एक चाइना था जो बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत पावरफुल नहीं था। आप देखिए, जापानीज एम्पायर फॉल हो गया, जर्मनी फॉल हो गया, बचा कौन? बचा यूएस, यूके की कॉलोनीज, फ्रांस की कॉलोनीज, पूरा अफ्रीका उस समय फ्रांस का कॉलोनी हुआ करता था, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, तो बहुत पावरफुल कंट्रीज थी ये सब। रशिया वॉज वेरी पावरफुल, एंड देन फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एशिया एंड टू कीप कंट्रोल इन एशिया दे हैड गिवन दिस, क्योंकि चाइना ने हेल्प की थी अलाइड पावर्स की अगेंस्ट द जापानीज एम्पायर, बिकॉज जापानीज ने अटैक किया था चाइनीज टेरिटरी पे, तो दे गेव दिस परमानेंट मेंबरशिप टू थाली में से जाके चाइना ऑल्सो। हालांकि चाइना बिकेम पावरफुल, रशिया बिकेम पावरफुल, US is still powerful, but what about UK and France? Are they still powerful? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? एक बार मुझे कमेंट में आप ज़रूर से बताइएगा कि क्या UK और फ्रांस आज की डेट में भी वो पावर रखते हैं जो उस टाइम पर वो रखा करते थे? बिल्कुल भी नहीं। आपका भी जवाब वही होगा कि नहीं, आज की डेट में नहीं रखते हैं। तो क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहा गया है कि देखो, इसकी जो यूएन का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पावर बैलेंस बना रहे पूरी दुनिया के अंदर में। मतलब जिन भी कंट्रीज़ के पास पावर है वो एक टेबल पर बैठ करके डिस्कशन कर सकें, और जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं अगर वो एक जगह पर एक साथ समझौते पर आ जाती हैं तो कहीं छोटी मोटी जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी और पीस रहेगा। दे आर दी पीस कीपर्स। बट ट्रस्ट मी यार, सच में ये पीस कीपर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर पावर इम्बैलेंस का आप गेम समझिए कि यूएस जो है उसके शैडो में पूरा यूके और फ्रांस जीते हैं। वहीं आप रशिया और चाइना का एग्जांपल लीजिए। रशिया और चाइना दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, उनके अपने इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चाइना का दुश्मन होगा, अगर चाइना के रिलेशंस खराब हैं इंडिया के साथ में, तो रशिया के भी रिलेशंस खराब होंगे इंडिया के साथ में। ऐसा ज़रूरी नहीं है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया है। इंडिया के बहुत बेहतरीन रिलेशंस हैं रशिया के साथ। लेकिन अगर यूएस के साथ किसी कंट्री को प्रॉब्लम है, टेक फॉर एग्जाम्पल वेनेजुएला,
तो उसको प्रॉब्लम होगी, यूके से भी उसको प्रॉब्लम होगी, फ्रांस को भी उससे प्रॉब्लम होगी और यूके को भी उससे प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यूके एंड फ्रांस लिव अंडर द शैडो ऑफ यूएस एंड ऑल दिस नेटो एंड ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशंस लिव अंडर द शैडो ऑफ यूएस। और इसीलिए ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये धीरे धीरे इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट की। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि इसको आपको चेंज करना चाहिए। अब इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च भी है, वो रिसर्च का मैं आपको फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। एक इंस्टीट्यूट है, कार्नेगी इंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, इनकी एक बाकायदे 75 पेजेस की रिसर्च है, वो आप जा करके सर्च करें ना, आपको मिल जाएगी आराम से गूगल के ऊपर। और उस रिसर्च में सारी कंट्रीज़ के से लिए गए हैं कि आप क्या चाहते हो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। उसमें सबसे आप पढ़ लेना, सारी कंट्रीज़ का अलग अलग दिया है। तो इंडिया का स्टैंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अफ्रीका का स्टैंड आप सुनिए कि अफ्रीका का कहना यह है कि भाई 50 to 70% जो इश्यूज डिस्कस होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से आते हैं। कभी सूडान में कुछ हो रहा है, कभी वाटर इशू है, कभी सोमालीलैंड का इशू चल रहा है, फिर आगे आप जाइए माली और नाइजर, यहाँ पर सारे वहाँ पर आतंकवाद का इशू है। तो ये सारे 50 to 70% डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स अफ्रीका में हैं और वही यूएन में पहुँचती हैं। लेकिन वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 3 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और परमानेंट मेंबर तो है ही नहीं कोई अफ्रीकन कंट्री। तो जब हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो हमारे इश्यूज़ कैसे सॉल्व होंगे? और उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर आप चर्चा कर रहे हो, 50 to 70% हमारे इश्यूज़ है वहाँ पर। तो ज़रूर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ हमारी बहुत बड़े ऑफर के बारे में कि अनअकैडमी ने ये पहली बार ऐसा ऑफर लाया है जहाँ पर आपको अनअकैडमी के सारे प्लस कोर्सेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 7 दिन के लिए मिल रहे हैं। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और क्लिक करना है लिंक पर, और वहाँ जा करके आपको एनरोल कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 3 सितंबर तक है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे ऑफर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।